नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने विद्युत को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम विद्युत सामर्थ्य तथा विद्युत धारा के प्रभावों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं विद्युत सामर्थ्य से। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रति एकांक समय में स्थानांतरित ऊर्जा की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है या इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि एक परिपथ में एकांक समय में या किसी निश्चित समय में प्रवाहित ऊर्जा की मात्रा ज्यादा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक पावर होगा वो ज्यादा होगा, और यदि किसी परिपथ में किसी निश्चित समय में जो ऊर्जा स्थानांतरण की दर है वो कम है तो उसका विद्युत सामर्थ्य क्या होगा? कम होगा। राइट। और इसको हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। तो दरअसल जो विद्युत सामर्थ्य होता है, विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। और विद्युत ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? समय। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर मैं समय को क्या मान लूं? एकांक मान लूं, या समय बराबर जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर t बराबर 1 सेकेंड, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि विद्युत सामर्थ्य से तात्पर्य है 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत ऊर्जा की मात्रा को ही परिपथ का क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं या विद्युत शक्ति कहते हैं। राइट। अगर ये प्रश्न 5 नंबर में आता है तो शुरुआत में हम विद्युत सामर्थ्य की जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रति एकांक समय में स्थानांतरित ऊर्जा की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। फिर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, विद्युत सामर्थ्य बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। और जो विद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक पावर है इसका मात्रक होता है वाट। या इसको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, यहां पर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसीलिए जो जूल प्रति सेकंड है तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, और इसी जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। और जब कभी भी वाट में विद्युत सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं तो उसको हम वाटेज भी लिख सकते हैं। तो वाटेज या वाट बात एक ही है। तो यहाँ पर विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है जूल प्रति सेकंड, जिसको ही क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, या इसको वाटेज के रूप में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमसे ये कहें कि भाई एक परिपथ में आई विद्युत धारा क्या है? प्रवाहित हो रही है, जिसके सिरों का विभवांतर क्या है? V है। तो उसमें प्रवाहित विद्युत सामर्थ्य कितना होगा? तो ध्यान रखें, विद्युत सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है विद्युत सामर्थ्य बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। लेकिन अगर हम उसका धारा में और विभवांतर के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो यहाँ पर विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में उसमें प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के विभवांतर के गुणनफल को ही उस परिपथ का क्या कहा जाता है? विद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा आई है तथा उसके सिरों पर विभवांतर भी है तो विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होगा? P = V × I हो जाएगा। इसको हम और भागों में भी लिख सकते हैं, जैसे P = अब हमें पता है V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो हम इसको यहाँ पर IR इंटू क्या लिख सकते हैं? I, अर्थात P = क्या हो जाएगा यहाँ पर? I²R, ये P का मान हो जाएगा। या फिर हम इसको P को ऐसे भी लिख सकते हैं कि P = होता है V = IR। तो हम यहाँ पर I की वैल्यू भी लिख सकते हैं, और वो कितनी हो जाएगी? V/R। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? VI। तो यहाँ पर हो जाएगा V²R। ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी।
तो यहाँ पर जब P इक्वल्स टू वी आई, इसमें अगर V का मान रखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या फिर P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम I की वैल्यू रखेंगे तो V स्क्वायर और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, किसी भी परिपथ की विद्युत सामर्थ्य हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक परिपथ में, राइट, जैसे अगर आपसे पूछे कि एक परिपथ में 10 वाट का बल्ब जल रहा है तो उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की खपत निकालना सीखते हैं। और विद्युत ऊर्जा की जो खपत है वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 5 नंबर के लिए तैयार हो चुका है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा को हम कैसे निकालेंगे, राइट, तो दरअसल बिल्कुल यही का यही पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, विद्युत सामर्थ्य बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो विद्युत ऊर्जा को हम लिख सकते हैं विद्युत सामर्थ्य गुणित क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत सामर्थ्य गुणित क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और इस तरीके से हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित जो विद्युत ऊर्जा का मान है वो भी निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हमसे प्रश्न में पूछा जाए कि एक परिपथ में 100 वाट का बल्ब जो है वो जल रहा है, तो बताइए 1 घंटे में जो है परिपथ में कितनी विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, राइट। तो या फिर हम ये कहें कि कितनी विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक 100 वाट का क्या है बल्ब है जो कि 1 घंटा क्या है जल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, सीधा हम लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर 100 वाट इंटू क्या हो जाएगा 1 आवर। तो ये हो जाएगा 100 वाट आवर जो है विद्युत ऊर्जा की क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। लेकिन जो वाट आवर होता है या फिर हम ये कहें कि वाट प्रति सेकेंड, अगर हम देखें तो यहाँ पर विद्युत सामर्थ्य का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है वाट, और समय का क्या हुआ सेकेंड। तो जो वाट सेकेंड है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। इसलिए व्यावसायिक तौर पर जो है वो किलोवाट आवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का मापन या विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है, या एक यूनिट क्या होती है, या किलोवाट घंटा क्या होता है, उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी परिपथ में अगर कोई निश्चित क्षमता के या निश्चित विद्युत सामर्थ्य के उपकरण लगे हुए हैं, जैसे 250 वाट का 250 वाट का पंखा है, 10 वाट का बल्ब है, राइट, जो है 150 वाट की क्या है एलईडी है। और अगर आपको परिपथ में विद्युत ऊर्जा की गणना करना हो तो मैंने बताया था कि जो विद्युत ऊर्जा है, राइट, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत सामर्थ्य, राइट, सामर्थ्य इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर समय। तो किसी भी परिपथ में अगर नियत क्षमता के या नियत विद्युत सामर्थ्य वाले उपकरण जो है जुड़े हुए हैं तो हम उसमें विद्युत ऊर्जा की जो खपत है उसको विद्युत सामर्थ्य इनटू समय के रूप में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो 1 वाट शक्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने देखा था 1 वाट शक्ति, तो यहाँ पर 1 वाट शक्ति का मतलब क्या होगा कि परिपथ में 1 जूल, यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो उस परिपथ की शक्ति क्या होगी, 1 वाट होगी, राइट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में, राइट, यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 वाट शक्ति की जो है जो खर्च होता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 1 जूल ऊर्जा होगी। और जो वाट सेकेंड है ये ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है, इसलिए व्यावसायिक तौर पर जो है किलोवाट आवर का प्रयोग किया जाता है। और जो किलोवाट आवर है वो इससे क्या है 1000 गुना क्या है बड़ा है, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम निकालें तो यहाँ पर 1000 जूल प्रति क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 वाट की जगह पर क्या ले लें 1000 ले लें, राइट।
तो इस तरीके से जो किलोवाट शक्ति होती है, राइट, किलोवाट शक्ति अगर 1 घंटे तक कार्य करता है, राइट, तो उसकी जो विद्युत ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट घंटा। और एक जो किलोवाट घंटा है इसे ही क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो मुख्य चीज ये है कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है यूनिट, राइट, 1 यूनिट। तो यूनिट में ही विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक तौर पर मापा जाता है और 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, आवर। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 जूल, राइट। और यहाँ पर 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3600 क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। तो जब आप इनको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, 3 ये, राइट। और यहाँ पर 3 ये क्या हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा यहाँ पर जूल, राइट। तो जूल ये इतनी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट में इतनी ऊर्जा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट जो है वो 1 यूनिट अर्थात 1 किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, व्यावसायिक मापन होता है। अब हो सकता है कि इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाए, जैसे यदि एक पृष्ठ में दे दिया जाए कि यदि 80 वाट के, राइट, एक सुरंग है, राइट, एक सुरंग में 80 वाट के 50 बल्ब हैं जो 10 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो बताइए उस सुरंग में कितनी विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, कितनी विद्युत ऊर्जा का खपत होगा। तो एक सुरंग में 80 वाट के 50 बल्ब 10 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो उस सुरंग में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा क्या होगी, विद्युत ऊर्जा का खपत होगी। तो हमें पता है कि विद्युत ऊर्जा, राइट, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, राइट। आप तो सीधा याद रखो, जैसे हमें पता है कि 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट इंटू आवर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बल्ब की संख्या कितनी है, 80 वाट है, राइट। कितने बल्ब हैं, 50 हैं। कितने घंटे हैं, 10। तो सीधा इनका गुणा करें तो 8 पंच क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40, राइट, ये हो गया। फिर 1 2 3 शून्य हो गई। अगर इसका मतलब क्या हो गया, ये 40,000 वाट घंटा। तो यहाँ पर हम 40,000 को क्या लिख सकते हैं, 40 किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। और 40 किलोवाट घंटा ही क्या हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा। अर्थात उस सुरंग में 40 जो यूनिट है इतनी विद्युत ऊर्जा की क्या होगी, खपत होगी, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक घर में 100 वाट के 7 बल्ब हैं, राइट, 7 बल्ब हैं जिनको प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है, तो बताइए 1 माह में कुल विद्युत ऊर्जा का कितनी खपत होगी। तब भी हम इसको सीधा सा निकाल देंगे कि एक जो है हम यूनिट में निकालते हैं, राइट। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। कितने बल्ब हैं, 7 बल्ब हैं। कितने घंटे जलाए जाते हैं, 10 घंटे जलाए जाते हैं। क्लियर। तो 100 वाट के 7 बल्ब हैं, 10 घंटे जलाए जा रहे हैं। कितने दिनों तक जलाए जा रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना, 1 माह। 1 माह मतलब कितने, 30 दिन। और यहाँ पर आप याद रखो कि वाट इंटू कितना, आवर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिया है वाट में लेकिन समय दिया है घंटे में। तो 10 गुणित 7, फिर 10 घंटे का 10, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 गुणित क्या हो जाएगा, वाट इंटू आवर हो जाएगा। तो अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करें तो से ये इसका हम 30 डेज में गुणा करें 7 का, तो ये 210 हो जाएगा। और 2 शून्य और 1 3 शून्य, तो इस तरीके से ये इतना क्या हो जाएगा, वाट इंटू आवर हो जाएगा। अब इसको हम किलोवाट में बदल लेते हैं तो 210 ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा किलोवाट आवर हो जाएगा। इसका मतलब कितनी हो जाएंगी, 210 यूनिट हो जाएंगी। तो एक घर में अगर 100 वाट के 7 बल्ब जो हैं प्रतिदिन अगर 10 घंटे जलाए जाते हैं,
तो एक महीने में 210 जो यूनिट है इतनी विद्युत ऊर्जा की क्या होगी, खपत होगी। और इसी मेथड से आप आपके घर में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर मुख्य जो है टॉपिक वो ऊपर समझते हैं, और वो क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव। दरअसल हमारे जो सिलेबस है उसमें विद्युत परिपथ भी है और सेल भी है, और इन दोनों को समझने के लिए विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कई गुणों को प्रकट करता है, और उन्हीं गुणों के आधार पर विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं वो तीन होते हैं। एक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, राइट, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव को ही क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो वहीं जो डायरेक्ट करंट है वो ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभावों को प्रदर्शित करती है, राइट। तो हम सबसे पहला यहां पर समझते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, राइट। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है इसको बहुत आप अच्छे से समझना। देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वह ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, और विद्युत धारा के इसी गुण को क्या कहा जाता है, ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। तो जब किसी चालक या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा उस चालक को या परिपथ को गर्म कर देती है, राइट। और इसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, राइट। अब अगर जैसे मैंने मान लिया कि यदि किसी चालक का, राइट, यदि किसी चालक का प्रतिरोध कितना है, R है, उसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I है, राइट, और उसका विभवांतर यदि V है, और यदि T सेकेंड तक अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा H होगी। तो अगर हम यहाँ पर H की वैल्यू काउंट करें तो बड़ा ही सरल है, राइट। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, राइट, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विद्युत शक्ति इनटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी है, तो मैंने हीट एनर्जी का H लिख दिया। अब विद्युत शक्ति, राइट, पिछले लेक्चर में मैंने अभी आपको बताया था यदि परिपथ में विभवांतर V है, धारा का मान I है और प्रतिरोध R है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू VI, या P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है P इक्वल्स टू V, मतलब P की जगह पर हम VI लिख सकते हैं, राइट, इंटू क्या हो जाएगा, T। अब हमें पता है कि V का मान क्या होता है, IR, तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, T। तो ये फॉर्मूला भी आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो H इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर, R इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और इससे मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि किसी भी परिपथ में या किसी भी चालक का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है वो धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात विद्युत धारा जो है वो यहाँ पर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यही कारण है कि विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, राइट। इसके औसत मान से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो H बराबर हो जाएगा I इंटू R इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ये विद्युत धारा का क्या कहलाता है, ऊष्मीय मान कहलाता है। और यहाँ पर जो H है, राइट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को जूल ऊष्मा के रूप में, ओम ऊष्मा या प्रतिरोध ऊष्मा भी इसको क्या है, कहा जाता है। अब मुख्य चीज ये है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन से विद्युत उपकरण हैं जिनको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा फ्यूज तार।
देखिए, फ्यूज तार एक ऐसी युक्ति होती है जो कि टिन एवं सीसा की क्या होती है, मिश्र धातु होती है, और इसकी विशेषता ये है कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, राइट, और इसका जो गलनांक है वो क्या होता है, कम होता है। तो चूंकि उच्च प्रतिरोध होने के कारण ये जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर, और इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो जैसे ही परिपथ में, राइट, जैसे ही शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से या और किसी अन्य रीजन की वजह से यदि परिपथ में धारा के मान में बढ़ोतरी होती है तो ये जल्दी गर्म होकर जल्दी पिघल जाएगा, और इसकी वजह से जो पूरा का पूरा परिपथ है वो टूट जाता है, और जो पूरा परिपथ है वो सुरक्षित रहता है। तो इसे परिपथों की सुरक्षा हेतु जो है विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और इसको श्रेणी क्रम में इस्तेमाल करते हैं। तो विद्युत फ्यूज सीसा एवं टिन की बनी हुई एक ऐसी युक्ति है जिसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ताकि अचानक से अगर धारा का मान बढ़ जाए तो ये उच्च प्रतिरोध के कारण जल्दी गर्म हो जाए, निम्न प्रतिरोध के कारण पिघल जाए, और ये श्रेणी परिपथ में जोड़ा है तो ये पिघल कर टूट जाएगा। तो परिपथ भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे बाकी के उपकरण क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, विद्युत बल्ब, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, विद्युत बल्ब बनाने में उच्च गलनांक वाले टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक कम होगा तो जो फिलामेंट है या तंतु है वो क्या होगा, पिघल जाएगा। इसलिए उच्च गलनांक वाला और जिसका प्रतिरोध भी उच्च हो वो क्या होता है, टंगस्टन होता है, राइट। तो बल्ब बनाने के लिए उच्च गलनांक और उच्च, राइट, प्रतिरोध, तो उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध वाली टंगस्टन धातु से जो है बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। और जैसे ही बल्ब के फिलामेंट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो टंगस्टन का तंतु है ये बहुत ही कम समय में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर क्या होता है, लाल हो जाता है, और प्रकाश का उत्सर्जन जो है वो करने लगता है, राइट। चूंकि टंगस्टन का गलनांक भी उच्च रहता है इसलिए जो फिलामेंट है वो पिघलता नहीं है। जो विद्युत बल्ब है इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, राइट। साथ ही अब अगर देखिए, अगर ऑक्सीजन होगी बल्ब में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की स्थिति में दहन संपन्न हो जाता है, इस वजह से फिलामेंट हो सकता है खराब हो जाए। इसीलिए बल्ब में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन की जगह पर अक्रिय गैस भर देते हैं या निर्वात रखते हैं, राइट। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। यह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक युक्ति होती है, राइट, जिसका फिलामेंट टंगस्टन का होता है, कारण टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है। इसी वजह से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है, और जो प्रकाशिक तंतु है, राइट, जो फिलामेंट है उसका ऑक्सीकरण ना हो, इस वजह से बल्ब में निर्वात कर देते हैं या अक्रिय गैस भर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूब लाइट हो जाएगा और एलईडी, राइट। तो जो ट्यूब लाइट की चौक कुंडली है, राइट, ट्यूब लाइट की चौक कुंडली, वैसे ही जो एलईडी है ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होती है, आधारित युक्तियां होती हैं। फिर हो जाएगा विद्युत प्रेस। तो देखिए, जो विद्युत प्रेस होता है, विद्युत प्रेस में दरअसल नाइक्रोम का क्या होता है, तार होता है, राइट। तो विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार होता है जो कि अभ्रक की प्लेट पर क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है। ये इस तरीके की, जैसे हमने कहा कि अभ्रक की प्लेट है तो इसमें नाइक्रोम का जो कुंडली है, राइट, ये इस तरीके से क्या होती है, चिपकी होती है। और यहाँ पर जो नाइक्रोम है इसकी भी विशेषता ये है कि इसका भी प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, साथ ही गलनांक भी क्या होता है, इसका भी उच्च होता है, राइट। तो जैसे ही विद्युत प्रेस में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो नाइक्रोम का तार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म होकर वो तप्त हो जाता है, और अभ्रक की प्लेट भी इससे क्या होती है, तप्त हो जाती है।
राइट, जिससे जो विद्युत प्रेस है उसके नीचे की जो भी धात्विक सतह होती है वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। राइट, और यहाँ पर इस तरीके से इसको पैक किया जाता है कि ऊष्मीय ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है, और जब हम इस गर्म सतह वाली इस्त्री को किसी कपड़े पर रखते हैं तो उनका आयरन हो जाता है। तो यहाँ पर जो विद्युत प्रेस है ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है, एक युक्ति होती है, जिसमें नाइक्रोम का तार जो है वो अभ्रक की प्लेट पर लिपटा हुआ रहता है, और नाइक्रोम का गलनांक भी और प्रतिरोध भी उच्च होता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत हीटर हो जाएगा। राइट, विद्युत हीटर हो जाएगा, या पानी गर्म करने की क्या हो जाएगी, छड़ हो जाएगी। तो जो पानी गर्म करने की छड़ है या विद्युत हीटर है, ये भी किसका बना हुआ होता है, नाइक्रोम का बना हुआ है। एक चीज यहां पर ध्यान रखें, नाइक्रोम का जो प्रतिरोध है वो टंगस्टन से ज्यादा होता है, लेकिन गलनांक जो है वो टंगस्टन का ज्यादा होता है। राइट, ध्यान रखें। तो यहां पर जो टंगस्टन है उसका अगर हम बात करते हैं गलनांक, तो टंगस्टन का गलनांक नाइक्रोम से भी ज्यादा होता है, क्योंकि बल्ब का जो टेम्परेचर है वो टंगस्टन सहन कर लेता है, और यहाँ पर जो नाइक्रोम का प्रतिरोध है वो टंगस्टन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे ही नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवेश करती है, उच्च गलनांक की वजह से नाइक्रोम का तार बहुत जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाता है, और उच्च गलनांक के कारण ये गलता भी नहीं है। इस वजह से ये ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जैसे ही हम इसको कमरे में रखेंगे तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और पानी में डाल देंगे तो पानी भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। राइट, अब हम समझते हैं यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुंबक क्या होती है। देखिए, चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि लोह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जिनका एक धुरा उत्तरी दिशा में तथा दूसरा जो सिरा है वो दक्षिणी दिशा में होता है, उनको चुंबक कहते हैं। अर्थात जो चुंबक है, राइट, वो लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बताती हैं। तो अब यहां पर हम समझते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। एक बार वैज्ञानिक अर्स्टेड कोई प्रयोग कर रहे थे और संयोगवश एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, और उसके बगल में ही दिक्सूची या कंपास रखा हुआ था। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसकी वजह से जो कंपास है उसकी सुई विक्षेपित हो रही थी, और कंपास की सुई तभी विक्षेपित होती है तब उसके समीप कोई दूसरी चुंबक हो। और पहली बार उन्होंने सोचा कि ये तो शायद गलती से हुआ, लेकिन जब बार बार उन्होंने इसका परीक्षण किया तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कौन सी, दिष्ट धारा, डीसी करंट, तो जैसे ही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक जो है चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, और इसे ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव की जो खोज थी वो डेनमार्क के वैज्ञानिक किसने की थी, अर्स्टेड ने की थी। तो सन 1820 में वैज्ञानिक अर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, और उन्होंने अपने परीक्षणों में ये पाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके समीप कोई दिक् सूचक रखें तो दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। राइट, इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वह चालक एक चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसे ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। राइट, अब हम यहाँ पर विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसके महत्व को समझेंगे। राइट, तो ध्यान रखिए, एग्जाम में 5 नंबर का या 11 नंबर का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, उसके अनुप्रयोग लिखिए, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और इसके दैनिक जीवन में प्रेक्षण लिखिए या अनुप्रयोग
लिखिए। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुप्रयोगों को हम समझते हैं। सबसे पहला तो हो जाएगा विद्युत मोटर। आप समझिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि किसी भी यांत्रिक जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, राइट। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि चुंबकीय प्रभाव के कारण, राइट, जो कि चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। दरअसल जो विद्युत मोटर होती है उसमें कॉइलें होती हैं, राइट, और जैसे ही तांबे की कॉइलों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उन कुंडलियों के, राइट, उन कुंडलियों में चुंबकीय गुण जो है या चुंबकीय वो जो कुंडली है वो चुंबक की तरह कार्य करती है, राइट। तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं और चुंबकीय बल भी होता है, जिसकी वजह से वो मोटर क्या होती है, घूमने लगती है। इसमें दो नियम काम करते हैं। एक होता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, राइट। तो जो मैक्सवेल थे का कॉर्क स्क्रू नियम, अरस्टीड ने बताया था कि विद्युत धारा, राइट, अरस्टीड ने बताया था कि जो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। अब चुंबक की तरह कार्य करेगा तो स्वाभाविक सी बात है चालक के चारों ओर क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी। इसको बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा था कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, राइट, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यदि चालक जो है, चालक में विद्युत धारा की दिशा अंगूठे की समान है, तो जैसे चारों जो उंगलियां हैं वो इस चालक के चारों ओर लिपटी हैं, वैसे ही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उस चालक के चारों ओर क्या होती हैं, बंद्रवक्राकार के रूप में होती हैं। तो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित धारा के लंबवत जो है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, उस चालक में लिपटी हुई होती हैं, राइट। ये मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम ने बताया था। फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। फ्लेमिंग ने यह बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि देखिए, यदि हम बाएं हाथ की ये तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के, ये एक दूसरे का, फिर ये एक दूसरे के यहाँ पर लंबवत, यहाँ पर लंबवत और यहाँ पर लंबवत, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के ओर क्या करें, लंबवत करें। अब यदि यहाँ पर ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, ये चालक में प्रवाहित धारा है, तो जो अंगूठा है वो उस पर आरोपित बल की ओर क्या करेगा, इशारा करेगा या बल की दिशा को बताएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और उस पर एक बल भी कार्य करेगा, और वो जो बल है वही क्या करता है, मोटर को घुमाने के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जैसे ही हम किसी भी चालक में, या हम बात करते हैं मोटर की, तो मोटर में क्या होती है, तांबे की तारों की कॉइलें होती, कुंडलियां होती। तो जैसे ही विद्युत मोटर की कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और एक आरोपित जो बल है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार होती है, यह भी कार्य करता है और यही बल जो है मोटर को क्या करता है, घुमाता है। और इसी सिद्धांत पर जो मोटर है वो विभिन्न प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और मोटर से हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पंखा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है पंखा घूमने लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि पंखे में है तांबे की कॉइल या एल्यूमिनियम की कॉइल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से इस पर बल आरोपित होता है जो कि मोटर को क्या करता है, घुमाता है। तो चाहे वो पंखे की मोटर हो, कूलर की मोटर हो, राइट, या हम जो साफ करते हैं वो हो, या ड्रिल करने वाली मशीन हो, कोई भी मोटर हो, राइट, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर जो विद्युत मोटर है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर ही होती है और इसी वजह से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। इसके अलावा
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही जो ध्वनि विस्तार यंत्र होते हैं, जैसे लाउड स्पीकर जिनसे हम ध्वनि को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो विद्युत मोटर है, ध्वनि विस्तार यंत्र, तो जो ध्वनि विस्तार यंत्र है वो भी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। माइक्रोफोन हो जाएगा जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत मापक यंत्र, राइट। तो विद्युत मोटर, ध्वनि विस्तार यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, ये सभी के निर्माण में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो महत्व है वो सम्मिलित होता है। साथ ही साथ बड़े कारखानों में भारी सामानों को उठाने के लिए जो विद्युत चुंबक है, राइट, वो बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक दरअसल चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो चुंबक के रूप में कार्य कर लेंगे। इस वजह से जो लोहे के बॉक्स हैं उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जा सकता है, राइट। या बिजली की जो घंटी है, राइट, जैसे ही जो डोरबेल है, राइट, डोरबेल में भी जैसे हम उसको दबाते हैं तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है और वह चुंबकीय प्रभाव के कारण ही उसमें यांत्रिक जो है मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, उससे जो घंटी है वो हमको सुनाई देती है, राइट। या फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। तो ये सभी जो युक्तियां हैं ये चुंबकीय प्रभाव पर ही क्या होती हैं, आधारित होती हैं। यहाँ पर हो सकता है ट्रांसफार्मर से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर को भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि प्रत्यावर्ती विभव के मान में परिवर्तन कर देती है। अर्थात ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करती है और जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में या उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। उस युक्ति को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट। तो जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है जो कि प्रत्यावर्ती विभव को घटा या बढ़ा देता है। अब घटाने या बढ़ाने के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है ये दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर या जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो सीधा सा बात है, स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या कर देता, कन्वर्ट कर देता है, या उच्च वोल्टेज को घटा देता है परंतु ये धारा के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो कि हाई वोल्टेज को या उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित कर देता है। साथ ही उच्चाई जो ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, राइट। अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ते हैं। रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है कि देखिए हमें पता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, राइट। वैसे ही जब किसी द्रव में, राइट, यदि किसी लिक्विड में या द्रव में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह द्रव आयनों में टूटने लगता है, अर्थात उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। तो जैसे ही किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसके आयनों में अपघटित, राइट, अपघटित होने लगता है, राइट। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। और कुल मिलाकर ये जो विद्युत अपघटन है ये विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही हो रहा है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि विद्युत धारा के उस प्रभाव जिसके कारण विद्युत अपघटनों में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उस प्रभाव को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। सीधा हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट,
राइट। जब किसी विद्युत अपघट्ट में या द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक प्रभाव के कारण ही विद्युत अपघट्ट आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। राइट। अब अगर हमसे पूछा जाए कि रासायनिक प्रभाव के अनुप्रयोग क्या है, तो रासायनिक प्रभाव के भी कई अनुप्रयोग हैं, अर्थात विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही, राइट, जो विद्युत लेपन है वह संभव होता है। हम एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा पाते हैं, और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही विद्युत सेल जो है वो कार्य करते हैं। और विद्युत सेल हमारे सिलेबस में है, तो इनको तो हम आने वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दरअसल हम आज जो है रासायनिक प्रभाव को समझ रहे हैं, ताकि अगले लेक्चर में जो अपघटन है, अपघट्ट क्या होते हैं, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझ लें। राइट। फिर देखिए, तो विद्युत लेपन भी रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। विद्युत सेल इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। धातुओं का शुद्धिकरण किया जा सकता है, अर्थात जो खनिज होते हैं, राइट, खनिजों से जब हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो उसको भी हम जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण। वैसे यौगिकों का विश्लेषण हो जाएगा या मुद्रण हो जाएगा। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही संभव है, जिसमें से सेल को हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। राइट। तो आज हम यहाँ पर विद्युत लेपन को भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। राइट। तो विद्युत लेपन को समझते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है कि देखिए, जब किसी एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु का हम लेप चढ़ाते हैं, हो सकता है आभूषण बनाने के लिए या फिर उसका संचारण रोकने के लिए। राइट। तो संचारण रोकने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, चमक उत्पन्न करने के लिए जब एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसे ही विद्युत लेपन कहा जाता है। और विद्युत लेपन इतना आसान नहीं है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही संभव है। कई बार आपने सुना होगा कि कई प्राचीन कालीन जो सिक्के हैं वो इतने अच्छे से पॉलिश हैं कि वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे संभव है कि 200-250 BC में, जब विद्युत धारा का नामो निशान नहीं था, उस समय पर इतने अच्छे से एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेपन किया गया। अर्थात ये प्रयास लगाए जाते या कयास लगाए जाते हैं कि जरूर से उस जमाने के लोगों को विद्युत का जो है ज्ञान रहा होगा। हालांकि अभी तक ऐसे कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विद्युत जो लेपन है ये भी वर्तमान समय की एक अद्भुत खोज है, और विद्युत लेपन से हम एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु के परत को चढ़ा सकते हैं। राइट। हमें पता है कि विद्युत धारा, जब विद्युत धारा को हम किसी विद्युत अपघट्ट में, विद्युत अपघट्ट मतलब ऐसा लिक्विड जो आसानी से आयन में, धनायन में एवं ऋणायन में टूट जाए, तो जब हम विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धनायन एवं ऋणायन में टूट जाता है, और धनायन और जो ऋणायन है वो किसी एक नोड की तरफ चलते हैं, जिससे हम धातुओं को शुद्धिकरण भी कर लेते हैं या धातुओं का लेपन भी हो जाता है, जिसको हम निम्न प्रक्रिया से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि विद्युत लेपन में जिस धातु का लेपन करना होता है, राइट, ध्यान रखें, जिस धातु पर, तो विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं या धनायन बनाते हैं। एक चीज और, ये कैथोड और एनोड सेल में अलग अलग होते हैं, यहाँ पर अलग अलग होते हैं। राइट। वहां पर कैथोड आपको नेगेटिव मिलेगा, एनोड पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनकी स्थिति क्या है, अलग है। तो विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड बनाते हैं, तथा जिस धातु का लेपन करना होता है या जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड या नकारात्मक या ऋणात्मक टर्मिनल बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें तांबे पर चांदी की परत चढ़ानी है तो तांबे पर चांदी की परत चढ़ानी है तो तांबे को क्या बना देंगे, कैथोड, अर्थात तांबे को जो है पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे, और वहीं जो तांबे को कैथोड बना देंगे, और सिल्वर की जो छड़ है उसको क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे, और जो सिल्वर नाइट्रेट है
उसको विद्युत अपघट्य के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो अब समझिए, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो सिल्वर नाइट्रेट है, राइट, वो सिल्वर के रूप में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। और इस वजह से जो सिल्वर, राइट, जो सिल्वर के आयन है, राइट, सिल्वर के आयन किस ओर चलेंगे यहाँ पर, राइट, सीधी सी बात है, तांबे की कैथोड की ओर चलेंगे। और कैथोड पर वो जाकर, राइट, जो सिल्वर के जो जितने भी कण हैं, पार्टिकल हैं, वो कैथोड पर तांबे पर क्या हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिससे तांबे पर चांदी की परत क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में सेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।